मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हम अक्सर इतिहास की किताबों में वीरों की कहानियां पढ़ते हैं ना, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम उस कहानी के बिल्कुल अंदर जाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे 19वीं सदी की एक रानी, जो एक बेहद शानदार सैन्य रणनीतिकार थी, समय के साथ एक ऐसी सांस्कृतिक प्रतीक बन गईं जिन्हें आज हर कोई जानता है। यह सिर्फ एक इतिहास नहीं है, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो हमारी सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, उनके सबसे बड़े दुश्मन ब्रिटिश अधिकारी मेजर जनरल ह्यू रोज ने उनके बारे में क्या कहा था। सुंदरता, चतुराई, दृढ़ता और उदारता, इन गुणों ने उन्हें विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक बना दिया था। सोचिए, ब्रिटिश साम्राज्य भी उनकी काबिलियत का पूरी तरह से लोहा मानता था। ये एक भयंकर प्रतिरोध की कहानी की बिल्कुल सटीक शुरुआत है। तो चलिए, इस पूरी कहानी को हम 5 अहम हिस्सों में समझते हैं। पहला, कूटनीति और व्यपगत का सिद्धांत। दूसरा, रणनीतियां और घेराबंदी। तीसरा, उनकी अंतिम लड़ाई। चौथा, कला के जरिए उनका अमर होना। और पांचवा, एक विवादित सांस्कृतिक विरासत के रूप में उनका महत्व। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, कूटनीति और झांसी के लिए लड़ी गई लंबी कानूनी लड़ाई। 1853 में जब उनके पति गंगाधर राव का निधन हुआ, तो अंग्रेजों ने तुरंत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत के सिद्धांत के तहत झांसी पर कब्जा करने की चाल चली। पर उन्होंने आसानी से हार नहीं मानी। 1803 और 1817 की पुरानी संधियों का पूरा हवाला देते हुए उन्होंने कूटनीति का रास्ता अपनाया। यहां तक कि उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई वकील जॉन लैंग को भी काम पर रखा ताकि उनके दत्तक पुत्र को न्याय मिल सके। मई 1854 तक उन्होंने हर एक कानूनी दांवपेच आजमाया, और जब वो सारी कूटनीतिक कोशिशें नाकाम हो गईं, तब उनका वो विद्रोही रूप सामने आया, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। मैं से एक दिलचस्प बात बताऊं, यह मशहूर वाक्य दरअसल बहुत बाद में 1946 में वृंदावन लाल वर्मा के एक उपन्यास से ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। लेकिन उस मुश्किल घड़ी में ये वाक्य उनके जज्बे को 100% सही तरीके से बयान करता है। और उन्होंने सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि मैदान में भी इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। बिठूर में अपने बचपन के दौरान उन्होंने नाना साहेब के साथ तलवारबाजी और बंदूक चलाने का जो जबरदस्त प्रशिक्षण लिया था, उसने यहां उनकी बहुत मदद की। सबसे कमाल की बात यह थी कि उन्होंने बाकायदा महिलाओं की एक पूरी सैन्य टुकड़ी तैयार कर ली थी। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। ये महिलाएं पूरी तरह से प्रशिक्षित थीं और रानी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, झांसी की रक्षा, उनका सैन्य कौशल और वो ऐतिहासिक घेराबंदी। ये हिस्सा वास्तव में उनकी सामरिक बुद्धिमत्ता को साबित करता है। जब मेजर जनरल ह्यू रोज की सेना ने घेराबंदी की, तो रानी की तैयारियां देखकर वो भी दंग रह गए। 25 फुट ऊंची मजबूत ग्रेनाइट की दीवारें, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने स्कॉच्ड अर्थ यानी सब कुछ जला देने वाली रणनीति का इस्तेमाल किया। किले के आसपास के सारे पेड़ पौधे काट दिए गए ताकि दुश्मन को छिपने की कोई जगह ही ना मिले। किले के भीतर 11,500 सैनिक तैनात थे और महीनों तक चलने वाले अनाज का विशाल भंडार था। ये सब एक बेहद चतुर सेनापति की निशानी है। लेकिन इतिहास कभी पूरी तरह से सीधा नहीं होता। यहाँ एक ऐसा पहलू आता है जिस पर आज भी बहुत बहस होती है। जून 1857 में विद्रोही सिपाहियों ने 60 अंग्रेज नागरिकों की हत्या कर दी थी, जिसे जोखनबाग नरसंहार कहा जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रानी इसमें शामिल थी? इस पर समकालीन विवरणों में बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ एस थॉर्नटन और अंग्रेज चश्मदीदों का दावा था कि उन्होंने ही विद्रोह भड़काया। वहीं दूसरी तरफ मेजर एरस्किन को लिखे खुद रानी के पत्रों से पता चलता है कि विद्रोहियों ने उनसे जबरन वसूली की थी और वो बिल्कुल असहाय थीं। इन दोनों पक्षों के बीच सच्चाई जो भी हो, लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें मजबूरन झांसी का पूरा शासन अपने हाथों में लेना पड़ा। चलिए, अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां से उनके पलायन और अंतिम युद्ध की रोमांचक शुरुआत होती है। 102 मील। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। जब झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा होने लगा, तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और रातों रात घोड़े पर सवार होकर 102 मील दूर कालपी तक का सफर तय किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक ऐसा शारीरिक और मानसिक साहस था जिसने उन्हें हमेशा के लिए एक किंवदंती बना दिया।
और अंग्रेज उनसे किस कदर खौफ खाते थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गवर्नर जनरल चार्ल्स कैनिंग ने उन्हें पकड़ने के लिए 20,000 रुपये का भारी भरकम इनाम रखा था। आज शायद ये रकम कम लगे, लेकिन 1858 में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। ये साबित करता है कि वो ब्रिटिश हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुकी थी। उनके अंतिम सामरिक दांवपेच किसी भी बड़े सैन्य दिग्गज को हैरान कर सकते हैं। कालपी के किले में धुएं का आवरण बनाकर अंग्रेजों को चकमा देना और फिर वहां से पीछे हटकर रणनीतिक रूप से बेहद मजबूत ग्वालियर किले पर कब्जा करना, ये अद्भुत था। और अंततः 17 जून 1858 को जब उन्होंने 8 हुसार्स के खिलाफ अपनी साथी मुंदर के साथ मिलकर वो आखिरी घुड़सवार हमला किया, उसी रणभूमि में लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की। चौथा हिस्सा, यहां से एक नए सफर की शुरुआत होती है, एक इंसान के कला और साहित्य के जरिए हमेशा के लिए अमर हो जाने का सफर। भारतीय कला और मीडिया में उनकी छवि का विकास बहुत ही दिलचस्प रहा है। शुरुआत में अंग्रेजों की कड़ी सेंसरशिप के कारण उनकी कहानी किताबों में नहीं छप सकी, लेकिन लोकगीतों और मौखिक गाथाओं ने उसे जिंदा रखा। फिर समय बदला। 1930 के दशक में मशहूर कविताएं सामने आईं। 1953 में सोहराब मोदी ने उन पर पहली भारतीय टेक्निकलर फिल्म बनाई और हाल ही में 2019 में हमने कंगना रनौत को मणिकर्णिका के रूप में बड़े पर्दे पर देखा। लोकगीतों से लेकर सिनेमा तक ये यात्रा सच में कमाल की है। इस सफर में एक ऐसा मुकाम आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कालजयी कविता ने पीढ़ियों तक बच्चों के दिलों में एक ऐसी निडर योद्धा की छवि उकेर दी जो मर्दानगी और नारित्व दोनों की सीमाओं से परे थी। ये पंक्तियां आज भी हमारे कानों में गूंजती हैं। और फिर 1946 में वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास आया। इस किताब ने उन्हें सीधे तौर पर आधुनिक राजनीतिक अवधारणा स्वराज यानी स्वशासन से जोड़ दिया। इस एक चीज ने उन्हें महज 1857 की एक बागी नेता से उठाकर संपूर्ण भारतीय राष्ट्रवाद का एक सबसे बड़ा और आदर्श प्रतीक बना दिया। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, एक ऐसी विरासत जिस पर आज भी अलग अलग समुदायों के अपने अपने नजरिए हैं। अगर हम ब्रिटिश विक्टोरियन नजरिए और भारतीय राष्ट्रवादी नजरिए को एक साथ रखकर देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। तत्कालीन ब्रिटिश साहित्य ने उन्हें अपने समाज के बिल्कुल उलट एक बर्बर विद्रोही के रूप में देखा, बिल्कुल किसी बौद्धिका की तरह। वहीं दूसरी ओर भारतीय परंपराओं ने उन्हें हिंदू देवताओं, विशेषकर शक्ति और देवी दुर्गा के साक्षात अवतार के रूप में पूजनीय बना दिया। आधुनिक सामाजिक विमर्श में भी अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। जहां पारंपरिक उच्च जाति की राष्ट्रवादी कथाएं मुख्य रूप से लक्ष्मीबाई को ही केंद्रीय नायक मानती हैं, वहीं दलित कथाओं में झलकारी बाई जैसी शख्सियतों की विद्रोही भावना और युद्ध कौशल को बहुत महत्व दिया जाता है। उन्हें युद्ध कला में रानी के समकक्ष या उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है। ये दोनों ही दृष्टिकोण हमारे इतिहास को समझने के लिए अहम हैं। इन तमाम अलग अलग नजरियों के बावजूद उनकी विरासत बिल्कुल निर्विवाद है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी महिला स्वयंसेवकों की टुकड़ी का नाम रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट रखा था। आज देश भर में अनगिनत सड़कें, महिलाओं के शिक्षण संस्थान और यहां तक कि आधुनिक डाक टिकट इस बात की गवाही देते हैं कि उनका प्रभाव हमारे समाज पर कितना गहरा है। लेकिन इन सब बातों के बाद एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल पीछे छूट जाता है। एक योद्धा देवी की इस अमर की वंदनती का जश्न मनाते हुए क्या कहीं हम उस असली, यथार्थवादी और बेहद चतुर सैन्य रणनीतिकार को भूल तो नहीं गए? वो इंसान जिसने सच में मिट्टी और पत्थरों से बनी झांसी की दीवारों पर खड़े होकर वो लड़ाइयां लड़ी थीं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।